नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 मई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल का जो पेपर है संडे का, मैं उसका भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। हालांकि बहुत खास न्यूज़ नहीं थे कल, 3 से 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और सॉरी, आज वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया मुझे, बट मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह से वो वीडियो आ जाए, बट कभी कभी लेट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आज कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट मेनली सारे पेपर जो है वो पार्लियामेंट के इनाग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। पार्लियामेंट का इनाग्रेशन देखिए, ये चीज़ है कि भाई देश में अभी आज़ादी के बाद सबसे पहली बार पार्लियामेंट नया बन रहा है। और उसके लिए सारे प्रधानमंत्री से लेके सारे कैबिनेट मिनिस्टर सब इकट्ठा हुए। अपोजिशन ने काफ़ी बॉयकॉट किया, जैसे कि राजस्थान के सीएम ने बॉयकॉट किया, भगवत मान ने बॉयकॉट किया, पंजाब के सीएम। तो कई सारे ऑपोजिशन स्टेट्स के जो सीएम है उन्होंने बॉयकॉट किया इस चीज़ को। बट फाइनली ये मूवमेंट तो आ गया है कि हमारा न्यू पार्लियामेंट अब बन के तैयार हो गया है। इसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई स्पीच दिया कि द टाइम इज़ हिस्टोरिक, इंडिया शुड एस्पायर टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन, दिस इज़ अमृत काल, ये वो अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते। एंजल टैक्स ऑन एमएनसीज में वेडेबल एफडीआई। देखिए, एंजल टैक्स के बारे में हमने काफ़ी बार बात किया है। एंजल टैक्स क्या होता है कि जब कोई अनलिस्टेड कंपनी अगर अपना शेयर इशू करता है, वो भी अपने फेयर प्राइस से ज़्यादा, तो ये टैक्सेबल हो जाता है। टैक्सेबल कैसे होता है? सेक्शन 56 सब सेक्शन 7 बी के तहत ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये टैक्सेबल हो जाता है। कितना टैक्सेबल हो जाता है? तो डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, इशू प्राइस तो वही है जिसमें इशू किया वो नए वाले इन्वेस्टर को। और फेयर प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेयर प्राइस हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड है अभी फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट के तहत। वो कौन सा है? एक तो NAV मेथड, दैट इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एक होता है DCF मेथड। अभी गवर्नमेंट ने अपने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 5 और मेथड्स निकाले, जैसे कि रिप्लेसमेंट मेथड, जैसे कि उन्होंने निकाला है कि भाई हम ऑप्शंस मॉडल। तो ऐसे 5 मॉडल्स निकाले गवर्नमेंट ने। तो इसके तहत आप भी वैल्यू कर सकते हैं, बट ये ड्राफ्ट में है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में और भी देखेंगे डिटेल में। और इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि काफ़ी, और पहले ये सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लोग के लिए एप्लीकेबल था, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो गया ये सेक्शन। तो काफ़ी सारे लोग ने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ऐसी हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर हम कैसे आगे जाके इसको इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे इसमें, अगर हम ऐसे ऐसे रूल्स लेके आएंगे तो। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई CBDT हैज़ एग्जेम्प्टेड एंटिटीज ऑफ 21 कंट्रीज फ्रॉम एंजल टैक्स। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताया भी था, CBDT ने एग्जेम्प्ट किया है 21 कंट्रीज को, बट इसमें से जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन सिर्फ पेंशन एंड सोवरेन वेल्थ फंड्स वगैरह को है। कॉर्पोरेट अगर एंटिटीज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये चीज़ तो और भी प्रॉब्लम हो गया। सोवरेन फंड्स भी इन्वेस्ट करते हैं आज, पेंशन फंड भी, कनाडा पेंशन फंड हमारे स्टॉक मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर आप देखो तो कॉर्पोरेट एंटिटीज़, जैसे कि मान लो अगर टेस्ला को कोई इधर कोई EV व्हीकल का, मान लो ईथर का अगर बाई करना है, तो भाई हम कैसे करेंगे? ये ईथर प्राइवेट कंपनी भी है, बट अगर हम फेयर वैल्यू से ज़्यादा में बाई करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस टाइप का जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आ सकते हैं, ऐसा स्टार्टअप कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स या जो फाउंडर्स हैं उनका कहना है। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि बारिंग इक्विटी सेट टू बाय क्रेडिला फॉर अप टू 1.5 बिलियन। अगेन ये कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, हम इसको कवर नहीं करेंगे। रूरल यूज़र हैंग्स अप ऑन स्मार्टफोन बाइंग प्लान्स। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि रूरल यूज़र्स जो है वो काफ़ी कम कर दिए स्मार्टफोन का जो बाइंग है। ठीक है, क्योंकि लोगों के भी क्रॉप के प्रोडक्शन बोल लो या महंगाई बोल लो, सब अभी अनफेवरेबल सिचुएशन में है। तो लोग क्या पोस्टपोन भी कर रहे हैं, और फिर महंगाई इतनी बढ़ गई है तो लोगों ने बोला कि भाई नेसेसिटी एक बार कर जाए फिर जाके फ़ोन वगैरह का देखेंगे। तो क्या हो रहा है कि अभी जो डिजिटल डिवाइड जो हम पढ़ते हैं कि भाई कुछ लोगों के पास डिजिटल एक्सेस है, कुछ लोगों के पास नहीं है, वो और ये सब चीज़ के कारण बढ़ जाएगा। तो ऐसा ये न्यूज़ बता रही है। रूरल इंडिया का अगर हम बात करें तो 10 to 15,000 के प्राइस रेंज में फ़ोन्स बिकते हैं ज़्यादा। मोबाइल टॉपअप्स वगैरह तो इम्पैक्ट नहीं हुए, बट हाँ मोबाइल फ़ोन का सेल थोड़ा बहुत कम हो गया है। फिर उसके बाद
वही प्राइस राइज, लैक ऑफ यूज केसेस, वे ऑन सेल्स, मतलब कि प्राइस हाइक के कारण सेल्स कम हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन्स कमिंग फ्रॉम टॉप टियर सिटीज़, जैसे कि हमने बताया कि अर्बन एरिया में ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरिया में कम हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते। NIA सीकिंग डेथ पेनल्टी फॉर यासीन मलिक डिस्टर्बिंग हुर्रियत। देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो उन्होंने कहा है कि भाई जो NIA का जो रिक्वेस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट को कि यासीन मलिक को फांसी पे दे दिया जाए। एक्चुअली देखिए, यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक लीडर है किसके? जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज बैंड इन 2019 जब हम स्पेशल स्टेटस रिवोक कर रहे थे जम्मू कश्मीर का। तो अब इनको तब से हाउस अरेस्ट में रखा गया है और अब ये कह रहे हैं कि भाई इनको फांसी की सज़ा दे दिया जाए। NIA ने रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट को कि यार ये काफ़ी वायलेंस वगैरह फैलाते हैं, काफ़ी टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए अपोजिशन के जो जम्मू कश्मीर के भी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी काफ़ी मतलब वार्निंग दिया है कि भाई अफजल गुरु को जैसे हमने फांसी पे चढ़ाया था हड़बड़ी में, और जिस हिसाब से वो फिर रॉन्ग डिसीजन, ऐसा वो लोग का कहना है कि हो गया था, तो ये भी ऐसा रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। तो हम एक बार थोड़ा सा सोचे समझे और फिर ही इस एक्शन को आगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, सेबी प्लान्स टू ईज कंप्लायंस बर्डन फॉर AIFs। दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ तो आ जाते हैं बट सब्सक्राइबर्स थोड़ा लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं रिमाइंड कर देता हूँ। कमेंट्स पे मुझे कुछ आ रहे हैं सजेशंस कि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा पढ़ाऊँ। देखिए इसका रीज़न क्या, मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस मैं नहीं बता सकता। मैं तो क्या, आज के डेट में अगर आप कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम देख रहे हो, अगर मान लीजिए आपने कल का UPSC का पेपर देखा होगा, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो प्रेडिक्ट करना क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे, दैट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर कोई कहता है कि भाई अगर मैं प्रेडिक्ट करके बता दूंगा या इस हिसाब से बता दूंगा क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, नहीं, वो आपको उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं। आपको कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चंस आप जब खुद मॉक टेस्ट पेपर ये सब सॉल्व कर रहे होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस हिसाब से अप्लाई हो सकते हैं इस पर। अभी अगर आप सोचोगे कि भाई मैं एप्लीकेशन भी सीख जाऊँ साथ ही साथ, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अभी आप कंसेप्ट सीखिए, आप धीरे धीरे खुद उसे अप्लाई करना चालू कर दोगे। जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे उसका एप्लीकेशन का तो पॉइंट ही नहीं बनता। और आज के डेट में क्वेश्चंस इतने अनप्रेडिक्टेबल हो गए दोस्तों कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम्स में, तो वो वैसे भी आपका कोई सेंस नहीं बनता अगर मैं कुछ क्वेश्चंस बता भी दूँ तो। सेकेंड चीज़ दोस्तों, ये चीज़ है कि भाई अगर आप जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हो तो उस पर भी मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि भाई ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप जनरल नॉलेज और इंटरव्यूज़, अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो, इंटरव्यूज़ वगैरह के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से भी आपको अपडेटेड होना चाहिए, जनरल लॉज वगैरह क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे। और मैं एकदम सिंप्लीफाई करके इस सब चीज़ को समझाता हूँ दोस्तों। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको एक तो डबल टाइम भी लगेगा और दूसरा आपको कई सारे न्यूज़ समझ में भी नहीं आएंगे। मतलब इस पे लिए मैं भी थोड़ा डीप रिसर्च करता हूँ कई बार, तो वो चीज़ मैं सिंप्लीफाई करके आपको एक प्लेट पे सर्व करना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सीक्स व्यूज़ फ्रॉम VC एंड PE फंड ऑफिशियल्स ऑन वेज टू सिंप्लीफाई प्रोसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर द फंड्स। देखिए पहली बात तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या है। पहली बात तो ये कि अ कंपनी टैप्स AIFs फॉर इक्विटी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। देखिए AIFs क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं कि यार जब आप समझ लो रेगुलेट होने लग जाते हैं ये VCs वगैरह, वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहलाने लग जाते हैं। एकदम सिंप्लीफाई करके डेफिनेशन बोल रहा हूँ। मान लो अगर कोई VC है, वो अपना VC यानी कि वेंचर कैपिटल, वो अगर मान लो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई भी कंपनी में, तो कोई सेबी वगैरह उससे जनरली रेगुलेट नहीं करती है। बट अगर आप एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बना लेते हो तो आप सेबी के रेगुलेशन में आ जाते हो। और भाई अगर ऐसा है तो फिर ये PE फर्म्स के पास क्यों नहीं जाते और ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के पास क्यों आते हैं ये सब सारे स्टार्टअप कंपनीज, या कोई लोन वगैरह के पास क्यों नहीं जाते, ये AIFs के पास क्यों आते हैं? इसके कुछ दूसरे रीजंस है। देखिए प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्टर्स को पहले में दे नहीं सकते। कौन? VCs वगैरह जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये लोग क्या है, स्टार्टिंग डे से प्रॉफिट मांगना चालू कर देते हैं। या हम और आप जैसे अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं कोई IPO वगैरह में, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कंपनी तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाए। आज पेटीएम जोमेटो के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो प्रॉफिटेबल बने। तो लेकिन ये AIFs क्या करते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका एक
दूर का साइटेड मतलब फोर साइटेडनेस रहता है कि भाई कल को डेट में ये पॉजिटिव हो सकती है। दूसरा, कंपनीज कई बार अवॉइड करती है लिस्टिंग होना, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई हम अभी लिस्ट होंगे तो हम कम वैल्यू पे लिस्ट होंगे, या मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, या फिर अभी हम अपना कंट्रोलिंग स्टेक खोना नहीं चाहते, हम अभी अपने पास कंट्रोलिंग स्टेक रखना चाहते हैं, इसलिए कई बार आईपीओ की तरफ भी नहीं जाती हैं। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, उन लोग को लेंड नहीं कर पाते क्योंकि कोलैटरल नहीं होता, या बैंक को लगता है कि भाई ये बिजनेस मॉडल बैंक को कई बार समझ में नहीं आता। तो ये सब चीज़ के कारण जो कंपनीज है वो एआईएफ्स के पास जाते हैं। एआईएफ्स का बेनिफिट पीई और वीसी की तरफ क्या है कि भाई एआईएफ्स ज़्यादा रेगुलेटेड रहते हैं, ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, उनके ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, सेबी उनको खास करके रेगुलेट करता है, तो इसीलिए एआईएफ ज़्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और ये हम और आप जैसे लोग नहीं करते, ये नॉर्मली वो लोग करते हैं जिनका नेटवर्थ 3 करोड़ के ऊपर हो। अभी तो 1 करोड़ का लिमिट है, बट 3 करोड़ के ऊपर करने का बात चल रहा है, 2 to 3 करोड़ के ऊपर का बात करने का बात चल रहा है, ठीक है। सॉरी, इन्वेस्टमेंट लेवल 2 to 3 करोड़ करने का बात चल रहा है। अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना, मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा है इसमें। तो सेबी कह रहे हैं कि भाई अभी इस चीज़ को थोड़ा रेगुलेट करेंगे, क्योंकि बाहर से बहुत क्रंचेस आ रहे हैं, फंडिंग क्रंचेस आ रहे हैं, तो इसीलिए हम एआईएफ को थोड़ा ईज करेंगे कंप्लायंस पे। तो इसीलिए सेबी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप हमें अपना सजेशंस दें। रियल एस्टेट फर्म्स स्टक इन इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स हैव अ स्लोअर रेजोल्यूशन रेट। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इंसॉल्वेंसी में एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि जो आपके क्रेडिटर्स की जो कमेटी बनती है ना, उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अग्री करना पड़ता है। रियल एस्टेट में क्या होता है, जब आप रियल एस्टेट कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी लेके आ रहे हो, तो हाउसिंग प्रॉपर्टी में कितने सारे आपके क्रेडिटर्स कितने होम बायर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इतने सारे होम बायर्स एक पर्टिकुलर कंसेंसस में पहुँच नहीं पाते, तो इनका क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स बढ़ते जाते हैं। सेकेंड चीज़ क्या होता है, जब भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की तरफ जाते हैं ना, तो प्रमोटर्स कुछ ना कुछ अपना क्लॉज लगा देते, कुछ ना कोई तरीके से अपने आप को बचा लेते हैं इंसॉल्वेंसी होने के थ्रू। एक तो ये भी चीज़ के कारण हो रहा है। दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ 13% रिकवरी होता है एज पर ग्रैंड थॉर्टन इनका किसमें रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में, तो ये काफ़ी कम है कंपेयर टू हमारे जो अदर इंडस्ट्रीज में होता है। कई बार क्या होता है, एनसीएलटी और एनक्लैट वगैरह क्या करते हैं, वो प्रमोटर्स के खिलाफ नहीं देते। जो बायर्स होते हैं ना, हम और आप जैसे होम बायर्स, वो लोग अग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई, हम थोड़ा वेट करने के लिए तैयार हैं, आप हमें प्रोजेक्ट बस दे दो, हमें कोई इंसॉल्वेंसी वगैरह नहीं कराना है। क्योंकि देखो इंसॉल्वेंसी से दोस्तों होगा क्या, किसी का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। अगर हम रियल एस्टेट के इस टाइप के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो होम बायर्स काफ़ी इनोसेंट होते हैं, होम बायर्स अपना पैसा पूरा लगा देते हैं, तो उन्हें ये लगता है भाई प्रोजेक्ट हमें मिल जाए वही बहुत है, हम इंसॉल्वेंसी के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। तो इसके कारण भी रिकवरी कम रहता है। रिकवरी एज इन कैसे हो जाता है, वो उनको एज इट इज़ प्रॉपर्टी मिल जाता है, रिवाइवल हो जाता है रिकवरी के जगह, ठीक है। नेक्स्ट चीज दोस्तों, हाई यील्ड बॉन्ड्स अवेलेबल एट ए क्लिक डू फैक्टर इन द रिस्क। देखिए दोस्तों, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो नहीं हूँ आपका, बट ऐसी मेरे नोटिस में न्यूज़ आया है जिसके लिए आप रिटर्न अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस सबको चेक करिए और अपने प्रूडेंस लगाते हुए इन सब बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए। कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो कि डिफ़ॉल्ट करने के, मैं ये नहीं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट करने के स्टेज में, बट उनका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा नहीं होता, तो उन्हें बैंक वगैरह के बाद एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद भी लोन नहीं मिल पाता, उनको शेयर्स भी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होते क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, लोन वगैरह उठाते हैं अपना बॉन्ड इशू करके। तो आप वो सब लोन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी ये लोग देते हैं, बट अगेन उसमें रिस्क भी बहुत होता है। जैसे अगर आप देखोगे हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस, इसका 8.85% रिटर्न है, जो कि बॉन्ड भी अच्छा रेटेड है, AAA रेटेड बॉन्ड है ये। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये सब चीज़ को एक बार थोड़ा स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से। महिंद्रा फाइनेंशियल्स बॉन्ड्स विथ हाईएस्ट AAA रेटिंग, इसका भी है 7.95% रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि कम रेटिंग है, बट उनका और ज़्यादा यील्ड बढ़ जाता है, और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, या और ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बढ़ जाता है, बट दोस्तों उसमें रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार थोड़ा सा आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कई सारे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए जिसमें आपको इन 1 क्लिक आप ये बॉन्ड्स वगैरह भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, उबर पार्टनर्स विद जेम पोर्टल फॉर टैक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफिसेज एट फिक्स्ड प्राइस। देखिए गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए उबर और जेम ने पार्टनरशिप किया है। जेम तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस टाइप का प्लेटफॉर्म है। उस पर क्या हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने
अब ऊबर को भी लिस्ट कर दिया है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपना अगर कैब का सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं वो तो वो जेम के थ्रू बुक कर सकते हैं। उनका पिकअप ड्रॉप सब चीज़ गवर्नमेंट पे करेगी। ऑब्वियसली वो जब ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं तो राइडर्स और ऐड कर सकते हैं वो लोग। और इसके बाद इन्होंने ये भी है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। जैसे ही ऊबर बिल जनरेट करता है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा पे करने के लिए। दोस्तों ये किस अच्छा भी है, इस चीज़ से आप क्या बेनिफिट अपना सोच सकते हो। आप देखिए कि भाई पहला तो ये कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके ऊपर एक ट्रैक रहेगा कि मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं अपने गाड़ी वगैरह का जो उनको व्हीकल प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड चीज़, गवर्नमेंट कई बार क्या होता है छोटे छोटे पोस्टिंग के लिए व्हीकल प्रोवाइड कर नहीं पाती है क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में व्हीकल्स रहते हैं। और कई बार क्या होता है एक शॉर्ट टेन्योर के लिए नए व्हीकल लेना पड़ता है तो फिर उससे कुछ काम नहीं लगा पाते हो आप, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसीलिए क्योंकि जितना व्हीकल आप लोगे उतना मेंटेनेंस भी तो आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर शॉर्ट टर्म यूज़, फॉर टेम्प्रेरी यूज़ आप ये जेम पोर्टल के थ्रू, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जेम पोर्टल के थ्रू इसको अवेल करके अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ई फार्मेसी नॉर्म्स सेंटर्स गेट 6 वीक टू इन्फॉर्म हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट ने काफ़ी बार सेंटर को बोल चुका है कि भाई आप ई फार्मेसी के जो है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालिए। ई फार्मेसी जैसे कि फार्मेसी वाला आपने सुना ही होगा, वो उनका ये कहना है कि भाई डीजीसीए के थ्रू आप अप्रूव तो नहीं हो, फिर आप ड्रग्स कैसे बेच रहे हो ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला है कि सर हम ड्रग्स जो बेच रहे हैं हम तो एक पर्टिकुलर मेडिकल शॉप से ले जाके बेच रहे हैं, हम अपनी तरफ से बिलिंग नहीं कर रहे हैं उनको। तो वो लोग नहीं मान रहे हैं इस चीज़ पे। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको एक प्रॉपर डीजीसीए अप्रूवल लाइसेंस चाहिए होगा ऐसे ऑनलाइन ड्रग्स बेचने के लिए। तो इसी चीज़ के लिए सेंटर को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडेंस लेके आओ ताकि ये सब चीज़ से कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो कि भाई ये ई फार्मेसी बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, अगर बेच सकते हैं तो क्या लाइसेंस इनको लेने का ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सेंटर इन टॉक्स विद बैंक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ अटैच्ड एसेट्स। देखिए दोस्तों होता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर किसी का एसेट अटैच हो जाता है तो उसको जो ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक वगैरह का उसको होल्ड पे चल जाता है, वो ट्रांसफ़र कर नहीं पाते। अगर कोई भी इंसान अगर पेमेंट नहीं कर पाता है, रीपेमेंट नहीं कर पाता, तो जनरली क्या होता है बैंक उसका एसेट को अटैच करके बेच देती है। बट अगर आप पीएमएलए के अंडर अगर आपका एसेट गिरवी था, कोलैटरल गिरवी था और आपने कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग का एक्टिविटी कर लिया उस पैसे को लेके, तो बैंक उस एसेट को क्या कर सकते, बेच नहीं सकती है। तो इसके लिए बैंक्स वगैरह ने रिक्वेस्ट किया कि बॉस हमने तो एक अच्छे इंटेंशन से पैसा दिया था, हमने तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा नहीं दिया था, और अगर आप एसेट ऐसे बेचने नहीं दोगे तो फिर हम अपना रिकवरी कैसे करेंगे लोन का। तो वही गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है कि भाई बैंक्स वगैरह को ये अटैच एसेट्स को अटैच ना करना पड़े और वो ईजिली उस चीज़ को बेच पाए। फिर दोस्तों आईटी नॉर्म्स आउट ऑन सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर कंपल्सरी स्क्रूटनी। देखिए कई बार क्या होता है कि जीएसटी के नोटिसेस बिजनेसेस को जा रहे हैं, बिजनेस उसको रिप्लाई नहीं करता है, कहता है कि चलो ठीक है, इग्नोर कर देता है बिजनेस। कई सारे लोगों को तो दोस्तों जीएसटी नंबर ही ब्लॉक हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं नए जीएसटी खोल लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई जीएसटी का कलेक्शन वो सब फर्म से आ नहीं पा रहे जो कि कितने कितने लाखों करोड़ों में उनका एक रिकवरी अमाउंट है। तो अब बैंक्स क्या कर रहे हैं कि भाई एसओपीज बना रहे, सॉरी अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एसओपी बना रही है कि भाई उन सब लोगों से अब रिकवरी धीरे धीरे करके चालू किया जाए। रिकवरी जो जीएसटी से हो रही है, अभी हम जो देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई जीएसटी, हम हर बार देखते हैं रिकॉर्ड हाई जीएसटी, लेकिन समझना पड़ेगा कि हमें रिकॉर्ड हाई क्यों हो रहा है बार बार। एक तो इस पर्टिकुलर रीज़न है कि इन्फ्लेशन के कारण भी हो रहा है, दूसरा ये भी रीज़न है कि आप जो इतना प्रेशर कर रहे हो छोटे छोटे बिजनेसेस को, प्रेशर तो मैं नहीं बोलूँगा, इतना जो आप स्केल अपना बढ़ा रहे हो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का, उसके कारण भी आपकी रिकवरी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। दोस्तों जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस डेट का क्राइसिस जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, तो अब वो हद तक इम्प्रूव हो भी गया है। अब मैकार्थी जो कि रिपब्लिकन है और जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट है, उन्होंने अब कंसेंसस में पहुंच गए। अब वो लोग ड्राफ्ट जो है कांग्रेस में देंगे, कांग्रेस अब उस चीज़ को अप्रूव करेंगे। उनके ड्राफ्ट में ये चीज़ लिखा हुआ है कि भाई 2025 तक अब लिमिट कुछ नहीं लगाया जाएगा डेट के बोरिंग में, कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स कम हो जाएंगे, टैक्सेस के एप्लीकेबिलिटी भी अभी कुछ अमेंड किए जाएंगे। अभी भी मीटिंग चल रही है अभी भी मीटिंग चल रही है एंड फाइनल उसका जो अप्रूवल है वो एक बार कांग्रेस से आ जाता है, फिर हम उस पर डिटेल देख लेंगे। लेकिन एनालिस्ट वगैरह का ये कहना है कि अगर ये यूएस डेट डील हो जाता है तो बॉन्ड मार्केट के लिए तो फिर भी चलो अच्छा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ये चीज़ को समझ के रखी थी कि भाई डेट का होगा तो कई सारे बॉन्ड्स इशू होंगे मार्केट में।
तो उससे क्या होगा, यील्ड और बढ़ते जाएगा। बट दोस्तों इससे प्रॉब्लम किसको है, इससे प्रॉब्लम लिक्विडिटी को है। एक तो लिक्विडिटी क्रंच अपने आप आ जाएगी मार्केट में, दूसरा चीज़ यूएस के जो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी अभी ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। तो अगर डेट और इशू होती है तो गवर्नमेंट के लिए और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डेट का इंटरेस्ट उन्हें इतने हायर इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक और प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि क्योंकि डेट से जो अगर मान लीजिए डेट इशू करती है गवर्नमेंट, तो डेट को बाय करने के लिए भी तो लोग होंगे ना। तो 700 to 800 बिलियन के आसपास हम डेट इशू करेंगे अगर यूएस गवर्नमेंट इशू करती है, तो उतना का उतना अमाउंट एज इट इज़ डेट में चल जाएगा। तो अब डेट पे जब चल जाएगा ये मार्केट, मतलब गवर्नमेंट के पास चल जाएगा, मार्केट से उस लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि भाई मार्केट में वापस से लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए और पैसे नहीं बचेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। आज की लास्ट न्यूज़ दोस्तों, टर्कीज एर्डोगन क्लेम्स विक्ट्री इन प्रेसिडेंशियल रन ऑफ इलेक्शन। तो एर्डोगन जो है वो जीत गए हैं फाइनली टर्की का इलेक्शन। रन ऑफ का इलेक्शन होने वाला था, आपको बताया था मैंने, 28 मई को होने वाला था। उनका नतीजा आ चुका है। 99% जो वोटिंग है उसके तहत एर्डोगन जीत चुके हैं। 1% वोट अगर काउंट होके उनके अगेंस्ट भी चल जाए तो भी वो हारेंगे नहीं। तो एर्डोगन इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर टर्की। इंडिया के लिए अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एर्डोगन काफ़ी अपने वैसे है कि भाई उनको मुस्लिम डोमिनेटिंग वो चाहिए, वो अपने वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी वैसा रखते हैं कि भाई थोड़ा एंटी इंडियन स्टैंस रखते हैं। वो वहाँ के आवाम को थोड़ा खुश करने के लिए ये सब चीज़ करते हैं। तो इंडिया के लिए इतना तो अच्छा नहीं है इनका जीतना, बट ठीक है, आगे देखते क्या होता है। अल्टीमेटली जैसे बोलते हैं ना फॉरेन पॉलिसीज़ में, नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट अगर बदलेगा टर्की का तो वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लगभग सारे न्यूज़ कवर हो चुके हैं आपके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, और कमेंट पे कुछ बताएं अगर कुछ और भी आप चाहते हैं वीडियो को कवरेज में, तो मैं उसे भी कवर करने के लिए तैयार हूँ। हैव अ ग्रेट इवनिंग।